हेलो स्टूडेंट्स, आज फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम उपस्थित हुए हैं कुछ नए फिगर ऑफ स्पीच लेकर, जिसमें हमारा पहली फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी होती है अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद, यानी एक वस्तु जिसको हम किसी नाम से अदर नाम से बुलाते हों उसे हम बोलते हैं मेटोनिमी। क्या बोलते हैं? मेटोनिमी बोलते हैं। और इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि मेटोनिमी क्या होती है। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, यानी तुम्हें चेयर को एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि आप चेयर को एड्रेस करो? नहीं होता। तो चेयर का मतलब क्या होता है? चेयरमैन से होता है, अध्यक्ष से होता है। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। ए थिंग इज यानी कोई वस्तु बुलाई जाती है, समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद यानी जो रिलेटेड रखती है, इससे संबंध रखती है, हम डायरेक्ट उसी के नाम से बुलाते हैं उसे। सेकंड एग्जाम्पल और इसे क्लियर करता है। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। अब शेक्सपियर क्या था? कोई पर्सन था। तो हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो शेक्सपियर के वर्क हैं वो शेक्सपियर के नाम से ही जाने जाते हैं। जो शेक्सपियर के प्ले हैं, ड्रामा हैं, वो सब शेक्सपियर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसीलिए हम उसे क्या पढ़ते हैं? आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। यानी अगर हमने यहाँ पर शेक्सपियर कर दिया तो शेक्सपियर का मतलब हो रहा है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले, ड्रामा, सोनेट सभी। तीसरा एग्जाम्पल आता है इसका, द व्हाइट हाउस सेड। व्हाइट हाउस ने कहा। व्हाइट हाउस क्या बोल सकता है? नहीं। यहाँ पर व्हाइट हाउस का मतलब होता है राष्ट्रपति वहाँ का, अमेरिका का। वो व्हाइट हाउस में रहता है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है। यहाँ पर हम उसे किससे संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं? व्हाइट हाउस से। तो किसी थिंग को क्या उसके प्रोफेशनल जिससे वो संबंधित हो उसी से एड्रेस करें, उसे उसी का नाम दे दें, तो वो क्या होता है? मेटोनिमी होता है। एग्जाम्पल अगर आप याद रख लेंगे तो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सेकंड हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया होती है इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। यानी इसमें साउंड वाले वर्ड होते हैं, जैसे किसी पक्षी की आवाज़, जानवर की आवाज़, पेड़ पत्तों के हिलने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें जहाँ जिस लाइन्स में, पोएम में या वर्क में देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीच फिगर ऑफ स्पीच आती है ओनोमेटोपोइया। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती है? ओनोमेटोपोइया। जैसे अब इस एग्जाम्पल से बीज हम, बीज यानी मधुमक्खी, हम करके उनकी आवाज है मधुमक्खियों की हम। तो ये क्या है? हमारी ओनोमेटोपोइया। सेकंड एग्जाम्पल और इसे क्लियर करता है, द मर्मरर्स हंट ऑफ फ्लाइज इन समर ईव्स। यानी समर के ईव्स में, गर्मी के शाम को जो भुनभुनाते हैं फ्लाइज यानी उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, तो वो उनकी आवाज़ क्या होती है? मरमर आवाज़ उनकी बोली जाती है। यानी हम किसी को भी उसकी आवाज़ को, साउंड रिलेटेड वर्ड है, इसे अगर साउंड से रिलेट करते हैं, यानी किसी पक्षी की, जानवर की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ क्या कहलाती है? ओनोमेटोपोइया कहलाती है। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होती है इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। यानी एक ही चीज के लिए दो अपोजिट यानी अलग अलग क्वालिटी, एक दूसरे के विपरीत क्वालिटी एक साथ दिखाई जाती हैं, वो क्या होती है? ऑक्सीमोरन होती है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ही इज रेगुलरली इररेगुलर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? वो रेगुलरली भी है यानी नियमित भी है, और इररेगुलर भी है। यानी दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ यूज होते हैं तो वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो जाती है? ऑक्सीमोरन हो जाती है। इसे दूसरा एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ।
अब ये सीधी क्या कह रहा है, सी एक्सेप्टेड इट, उसने इसे स्वीकार कर लिया। जैसे कि काइंड क्रूरलिटी, अब काइंड दयालु, क्रूरलिटी क्या है, क्रूरता, दोनों अपोजिट वर्ड है लेकिन एक साथ यूज हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ रही है, हमारी ऑक्सीमोरन आ रही है। जहाँ दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हों और सेम मीनिंग के लिए, तो वहां पर क्या आती है, हमारी ऑक्सीमोरन आती है। जैसे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ ओपन सीक्रेट, अब भाई ओपन भी है और सीक्रेट भी है, अलग अलग है। ओपन यानी खुला हुआ, सीक्रेट रहस्य, अब वो खुला रहस्य अपोजिट वर्ड है दोनों एक दूसरे के, और ये साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पर क्या आती है, ऑक्सीमोरन होती है। 4 हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट्स विच लुक्स एब्सर्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज वेल। पैराडॉक्स में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो देखने में क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देता है, विरोध में होता है उसके, लेकिन क्या होता है, जब हम उसे समझते हैं तो वो हमें अच्छा बिल्कुल सही प्रतीत होता है। तो ऐसे किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को, स्पीच को में जब इस तरह का कोई वर्ड यूज होते हैं जो देखने में बिल्कुल एब्सर्ड, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे, मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित लगे, विरोधी हों एक दूसरे के, लेकिन वो वास्तविक जीवन में अच्छे पाए जाएं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पैराडॉक्स होते हैं। जैसे वार इज पीस, वार क्या है, युद्ध, पीस शांति, दोनों ही अपोजिट हैं, लेकिन अगर इनका सही मतलब समझे आप, तो वार इज पीस यानी युद्ध ही के बाद क्या आती है, शांति आती है, तो ये फिर क्या है, पैराडॉक्स है यहाँ पर। अब इसे हम ऑक्सीमोरन नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्सीमोरन में दोनों ही अपोजिट वर्ड एक साथ लगे हुए हैं, इसमें बीच में इज आ गया कीवर्ड के मतलब से। वैसे तो याद, इसका मीनिंग जब हम निकालेंगे, इसका सेंस समझेंगे, तब हमें क्लियर होता है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है फ्रीडम इज स्लेवरी। अब फ्रीडम है आज़ादी, और है इज स्लेवरी यानी गुलामी है। अब आज़ादी गुलामी है, क्या है, अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट है, दोनों में विरोध है, और लेकिन अगर हम इसे इसका सेंस समझे तो ये हमें सही प्रतीत होता है। तो ये क्या है, हमारे पैराडॉक्स। यह है अगला एग्जाम्पल होता है इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, यानी अज्ञानता ही ताकत है। ये भी एक दूसरे के विरोध में है, इग्नोरेंस और स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी ये सही प्रतीक होते हैं। क्योंकि देखो बच्चा क्या होता है, बहुत अच्छे समय बच्चा इग्नोरेंस होता है, बिल्कुल अज्ञान होता है, लेकिन उसकी अज्ञानता ही क्या होती है, उसकी शक्ति होती है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो जब रोता है तो उसकी स्ट्रेंथ प्रतीत होती है। तो इग्नोरेंस क्या है, स्ट्रेंथ है, ये क्या है, हमारा इस सेंटेंस में पैराडॉक्स है। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होती है इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज अ पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी जिन सेंटेंस में लाइफलेस निर्जीव वस्तुओं को या किसी भाव को, विचार को लिविंग मान लिया जाए, पर्सन की तरह उसका व्यवहार किया जाए उससे, यानी दोबारा समझ लो, इन जिन लाइनों में निर्जीव वस्तुओं या विचार या भाव बिल्कुल जीवन के तरह हो, मतलब किसी पर्सन की तरह यूज किए जाए, लाइफलेस थिंग्स को किसी पर्सनल की तरह यूज किया जाए, किसी पर्सन की तरह यूज किया जाए, तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी लाइफलेस यानी निर्जीव वस्तु को, विचार को बिल्कुल क्या मान लिया जाए, पर्सन मान लिया जाए। इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। अब लाइफ दुखी है, बैठी है और रो रही है, यानी तो अब ये लाइफ क्या है, अब कोई पर्सन तो है नहीं है कि भाई बैठी है, रो रही है, सोरोज है, बिल्कुल दुख है इसमें, तो इसे लाइफ को क्या मानना है, बिल्कुल पर्सन की तरह मान लिया है, लिविंग की तरह मान लिया है। सेकंड से हम देखते हैं इसकी लाइन, एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। भाई चिंता के हाथ पैर में जो बैठेगी नहीं बैठेगी। अब इसे चिंता को क्या माना है, एंग्जाइटी को पर्सन माना है कि उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, हमें प्रतीत हो रही है। एंग्जाइटी क्या है, एक भाव है। थर्ड इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, लव इज ब्लाइंड। अब भाई लव इज ब्लाइंड, अब लव की क्या आंखें होती हैं जो अंधा हो गया, नहीं ना, बस एक सेंस है इसका, यानी लव को किसी पर्सन की तरह हमने माना है और उसे ब्लाइंड बता दिया। तो ऐसी कोई लाइन जहाँ ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्सन की तरह मानकर उसे
उसके बारे में डिस्क्राइब करें उसको पर्सन की तरह, तो वहां पर क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन होती है, यानी मानवीकरण। इसे पर्सोनिफिकेशन से ही याद कर सकते हैं हम, यानी ऑब्जेक्ट को पर्सन मान लेना। 6 हमारी आती है रिपीटिशन। रेपिटेशन होती है ए वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग, यानी किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है उसके आंतरिक भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, वहां पर रिपीटेशन होता है। अब रिपीटेशन और एलिट्रेशन में डिफरेंट है। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखी हो तो पहले उसे जाके देख लेना कि वहां पर क्या है, फर्स्ट या सेकंड लेटर हर सब सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। लेकिन रिपीटेशन में क्या है, पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल लिटिल ग्रेव, तो यहाँ लिटिल वर्ड का यूज 3 बार हुआ है, इससे अधिक भी हो सकता है। तो ये मैनी टाइम रिपीट होता है जब वर्ड अपने अंदर की फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो वहां पर आता है रिपीटेशन। सेकंड इसका देखो, फिर पहला लाइन आ गई, ओ डार्क डार्क एमिड। अब ओ डार्क डार्क एमिड, डार्क डार्क का यूज 3 बार हुआ है पूरी लाइन में, तो यहाँ पर भी क्या है, रिपीटेशन है। यानी एक वर्ड बार बार रिपीट हो तो वहां पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। फर्स्ट लेटर रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है। लास्ट का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंस होता है, और वोवल साउंड रिपीट होता है तो एसोनेंस होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछली वीडियो पढ़ी है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं उसे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। 7 हमारा फिगर ऑफ स्पीच आती है सरकाज्म। सरकाज्म होती है इट इज डायरेक्ट अटैक, द अथर सेज व्हाट ही मीन्स, यानी जो राइटर है, आपका अथर है, जो कहना चाहता है वो डायरेक्टली कह देता है, उसे क्या बोलते हैं, सरकाज्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ऐसे क्लियर करेंगे, गॉड मेड हिम, गॉड ने हमें बनाया है, एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, और इसलिए हम क्या करते हैं, उसके एक व्यक्ति को उसके संपर्क में रहना चाहिए। तो क्या है ये, सरकाज्म है, यानी जो हमें चाहे बुरी लगे या भली लगे बात, उसे हमें डायरेक्टली कह देना। जैसे कबीर जी के दोहे, किसी को बुरी भी लगी हो तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, बुरा लगे तो भी, तो वो क्या है, हमारा सरकाज्म है। 8 हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है सिमली। सिमली मेटाफर की तरह होती है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, पॉइंट नहीं होते उसमें। इन अ सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी फिगर ऑफ सिमली में, फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होती है, तुलना होती है 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन क्या होता है, उसमें कंपैरिजन वाले वर्ड यूज होते हैं, लाइक, सो, एज। तो और मेटाफोर में कंपैरिजन तो होता है लेकिन डायरेक्टली उसी चीज को वही बता दिया जाता है। तो मेटाफोर और सिमली में अंतर है कि मेटाफोर में कंपैरिजन वाले वर्ड यूज नहीं होते और वहां पर उसे मान लिया जाता है। सिमली में कंपैरिजन होता है और मेटाफर में एक चीज को दूसरी चीज मान लिया था। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कैमल क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है, और ये क्या है, मेटाफर है। लेकिन सिमली क्या कहती है, कैमल इज लाइक एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कैमल रेगिस्तान के जहाज की तरह है। तो सिमली की तरह है और मेटाफर बिल्कुल वही है। तो ये डिफरेंट होता है हमारा सिमली और मेटाफर में। इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, उसकी जो आत्मा है वो कैसी है, स्टार जैसी है, तारे जैसी है। मैंने पहले बताया कि सिमली में सो, एज, लाइक कंपैरिजन वाले वर्डों का यूज होता है, वहाँ सिमली होती है। जहाँ इन वर्डों का यूज नहीं होता वहाँ क्या होता है, मेटाफर होता है। अगर एज हम इसमें से लाइक हटा दें, द सोल वाज अ स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर हो जाएगा। सेकंड इसका एग्जाम्पल है, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, यानी मेरा जो प्रेम है वो कैसा है, लाल गुलाब की तरह है। तो लाइक हटा दे तो मेटाफर है, लाइक है तो क्या है, सिमली है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो यहाँ पर भी एज का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या है, सिमली का यूज हुआ है। 9 हमारी फिगर ऑफ स्पीच पे आती है
सिनेक्डकी। सिनेक्डकी होती है इट इज यूज टू शो द होल टू अ पार्ट, यानी पूरे को ग्रुप पूरे समूह को केवल का एक पार्ट से ही उसे पूरा कर दिया जाए। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड। अवर यहाँ पर ब्रेड का मतलब क्या है? फूड है, यानी डेली ब्रेड यानी रोज का ब्रेड का मतलब किससे आ गया? खाने से आ गया। मतलब एक वर्ड एक हिस्सा किसे? पूरे को व्यक्त कर रहा है, पूरे भोजन को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेड। सेकंड से समझेंगे ऑल द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया। और ऑल द बेस्ट ब्रांड के किसके हो गए? यानी जो इंडिया में रहने वाले वाइज मैन हैं, इंटेलिजेंट मैन है, उन्हें हमने किस वर्ड से? और द बेस्ट ब्रांड से शो कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? हमारी सिनेक्डकी है। तो आज हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़े और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हो सकता है एक बार में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आगे ही ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बेनिफिट उसका मिल सके। धन्यवाद।